जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस नए लेक्चर में। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि यूएई ने अभी ओपेक देशों को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। तो ये ओपेक देश है क्या? तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये वो कंट्रीज है ना जो मेनली गल्फ नेशन के जितने भी आपको देश मिलेंगे, जिसमें वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ये यूएई जितने देश है ना जो ऑयल से भंडार से भरे पड़े हैं, ये ही क्या करते हैं, इस ओपेक देश को बनाए थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ओपेक कंट्री का लिस्ट, थोड़ा सा वेट करिएगा। बस मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि ओपेक को ना पूरे वर्ल्ड में ऑयल माफिया के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा ऑयल माफिया? क्योंकि इनका काम है ये देखना कि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पेट्रोल का प्राइस ज्यादा ना गिर जाए, क्योंकि इनके देश के पास सिवाय पेट्रोल के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है, रशिया मान लीजिए कंटिन्यू तेल देना चालू कर देता है, तो इससे क्या होता है, ऑयल का जो मार्केट बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो ओपेक का काम यही है कि अगर मार्केट में रेट ऑयल का कम हो रहा है ना, तो ये अपने प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। प्रोडक्शन कम होगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, फिर ये अपने ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। ये ऐसा बैलेंस करके चलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ओपेक का आपको ये चीजें पता चल गया। तो ये ओपेक है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसमें। तो ओपेक है, OPEC is a permanent intergovernment, लिखा है ना, देखिए, OPEC is a permanent intergovernmental organization that brings together some of the world's leading oil producing nation. It was founded on 14th September 1960 in Baghdad. ठीक है ना, इराक की राजधानी है बगदाद। बाई 5 कंट्री, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। ये सब इन्हीं 5 लोगों देश ने ओपेक कंट्री बनाया था। उसके बाद जब ये ओपेक बन गया ना, तो इन्होंने सोचा कि भाई अब जैसे ये सारे के सारे इस्लामिक देश हैं, पूरे के पूरे इस्लामिक देश हैं, तो अब जैसे रशिया तेल बेचता है, आपको मालूम ही है, तो रशिया को भी शामिल करने के लिए, रशिया जैसे और भी बहुत सारे देश हैं जो तेल बेचते हैं, तो ये इन लोगों ने क्या किया कि आगे चल के ना एक ओपेक प्लस कंट्री भी बनाया। इसीलिए यहाँ पर आप देखिएगा, इस जगह पे आप देखेंगे ना, ये है पूरा ओपेक कंट्री, फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो आप इसमें देख रहे हैं बहुत सारे, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, गयाना, अंगोला, गैबनॉन, कॉन्गो, सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक, सब इसमें शामिल है। ये पूरा देश है ओपेक का। तो आपको मैं अभी डिफरेंस भी दिखा देता हूं कि ये दोनों देश का डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपेक एंड ओपेक प्लस? देखिए, ओपेक इज अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक सेक्रेटरिएट है, जिसका एक ऑफिशियल मेंबर स्टेट है, वियना में इसका हेडक्वार्टर भी है। लेकिन ओपेक प्लस क्या है, जो नॉर्मल मेंबर थे ना, उनके अलावा और भी ऐसे कंट्री को इनवाइट किया गया जो नॉन मेंबर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जैसे कि इंक्लूडिंग रशिया, टू कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन दिस, है ना। दिस अरेंजमेंट वाज फॉर्मलाइज्ड थ्रू द डिक्लेरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन इन 2019। अ चार्टर of corporation on was established as a longer term framework for the alliance। ये क्या है, ऐसे ग्रुप को दिया गया है ना, ऐसे 10 लोग का मेंबर और ऐड किया गया है जो कि इसके फॉर्मल मेंबर नहीं है, इनको अलग से क्या किया है, जोड़ा गया है। तो ओपेक और ओपेक प्लस का आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि ईरान जब गल्फ, ये जो यूएई है ना, इसका देखिए, मैं इसका एक चीज बता देता हूं आपको। जो यूएई है ना, ये ऐसा अपने आप को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया है ना कि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा दिखाते हैं कि हम सबसे, मतलब एकदम इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बेहतरीन देश है। आप आइए, हमारे जगह का गोल्डन वीजा लीजिए। यही यूएई है जहां दुनिया भर के आपको हेडक्वार्टर में हो रहा है। तो जैसे आपको मालूम था कि यूएस इजराइल ईरान वॉर से ईरान ने यूएस पे अटैक ना करके जितने भी यूएस के अलाइड देश है, जहां पर यूएस का बेस है, उस जगह पर अटैक किया। और सबसे ज्यादा जो नुकसान झेलना पड़ा है, ईरान को तो झेलना ही पड़ा है, लेकिन कतर ने जितना वर्ल्ड में अपना जो एक इमेज बनाया था, उस इमेज का पूरा धब्बा ढार हो गया, ठीक है ना। आप देखेंगे भी, मैं न्यूज में भी आपको दिखाऊंगा कि जो कतर है ना, वो अब पाकिस्तान से भी चिढ़ा हुआ है।
पाकिस्तान को उसने 3 से 4 बिलियन का भीख दिया था, तो उसमें क्या हो रहा है, अब ये पाकिस्तान से वापस मांग रहे हैं कि भाई हमको दे दो, हमारा पैसा तुम वापस दे दो, क्योंकि सऊदी अरब में भी जब अटैक हुआ तुमने तो अपना आर्मी भेजा नहीं, क्योंकि तुम्हारा और सऊदी का तो डिफेंस डील था, तुमने भेजा नहीं। इसी चीज में ना कतर के एक ऑफिशियल से पूछा गया कि क्यों आपने ओपेक छोड़ा है, तो उनका रीजन जवाब ये था, आप देखेंगे इस जगह पे, यूएई claims गल्फ अलाइज एज वीक ऑन ईरान। यूएई का बोलना था कि हमारे पास इतने बड़े बड़े यूएस के जहाज है, नवल जो बेस है यूएस के, वो सब हमारे पास है, हमारे पास रफेल है, हमारे पास F-35 है, इससे अटैक क्यों नहीं कर दे रहे हम भाई, ईरान को मार क्यों नहीं दे रहे हैं, हम इतने वीक है कि ईरान हम पे अटैक कर रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं। इसीलिए ये गल्फ नेशन को बोला कि ये जीसीसी काउंसिल जो गल्फ कंट्री काउंसिल से, इसका मतलब क्या है, मैं छोड़ रहा हूं। क्लियर है। अब इसका कुछ देशों को ये बहुत अच्छा न्यूज है, कुछ देशों के लिए, और कुछ देशों के लिए बेकार न्यूज है। भारत न्यूट्रल है, भारत पे अभी कोई बहुत असर नहीं है, क्योंकि देखिए अगर एक कंट्री अगर गल्फ ये काउंसिल छोड़ता है, इसका मतलब वो कंट्री अब फ्री हो गया है। अब वो कितना भी तेल प्रोड्यूस कर सकता है, कितना भी तेल एक्सपोर्ट कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है। आपने सुना भी होगा कि इंडिया को बोला जा रहा है कि अभी बंगाल का इलेक्शन है, इसीलिए पेट्रोल प्राइस थमा हुआ है, बंगाल के इलेक्शन के बाद ना पेट्रोल रेट बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट का ऑफिशियली ये बयान आया है कि अभी हमारे पास प्रॉपर सप्लाई है, हम अभी पेट्रोल के प्राइस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने वाले। और यूएस ने भी अभी इंडिया को बोला है कि जाइए आप रशिया से तेल खरीदिए। यूएस ऐसा बोलता है कि भाई जाइए आप रशिया से तेल खरीदिए, जैसे हम यूएस का बहुत सुन रहे हैं। रशिया से तेल हम बहुत पहले से खरीद रहे हैं, कोरोना में सबसे ज्यादा तेल हमने रशिया से खरीदा है, तो यूएस के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर देश का जो पावरफुल देश का अगर लीडर है ना, अगर वो कुछ बोलता है तो वो हेडलाइन बन जाता है, इसीलिए आपको बताना पड़ता है। क्लियर है। मैं अभी आपको पूरे वर्ल्ड का ऑयल प्राइस का लिस्ट दिखाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। आप देखेंगे ना, ये न्यूज है, इंडिया डाउसेस फियर ऑफ रिटेल फ्यूल प्राइस हाइक एमिड पैनिक बाइंग। मतलब इंडिया में क्या है, ऐसा बोला जा रहा है कि पेट्रोल रेट बढ़ जाएगा, मैं जाके अभी ले लेता हूं। ऐसा नहीं है ना, ये पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। मैं आपको पूरे वर्ल्ड का जो 24 अप्रैल तक का जो वर्ल्ड में पूरे के पूरे ये ना लिस्ट है, सबका पेट्रोल का प्राइस क्या है। मैं मेन जो हमारे पड़ोसी देश जैसे रशिया, पड़ोसी तो नहीं है लेकिन न्यूज में रहता है, इसलिए उसके ऑयल प्राइस का इंडियन रुपीस के हिसाब से आपको निकाल के दे दिया हूं। इसका आप फोटो भी ले सकते हैं। रशिया 85 रुपए में चल रहा है, इंडिया 101 रुपए लीटर में चल रहा है, बांग्लादेश 107, चाइना 125, पाकिस्तान देखेंगे 133, श्रीलंका 135 और नेपाल 137। थोड़ा सा भूटान में भी जाएंगे तो 102 रुपए चल रहा है। तो मतलब सारे जगह में ना धीरे धीरे 100 से पार ही हो गया है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान में अभी ये इधर तो ऑयल इतना मतलब है, इनके पास कोई भी ना रिजर्व नहीं है, जैसे इंडिया के पास रिजर्व है। इनके जो एक मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी कि इंडिया को तो एक चुटकी बजाते ही, एक साइन करते ही पूरा तेल मिल जाएगा और हमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ ये आप ये वीडियो देखें। हमारे पास तो कोई ऑयल रिजर्व नहीं, हम तो कमर्शियल रिजर्व पे चलते हैं। हम तो कमर्शियल रिजर्व पे चलते हैं। हमारे पास ऑयल रिजर्व नहीं है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व, हुकूमत के रिजर्व नहीं है। हमारे पास या रिफाइनरियों को लाइसेंस के तकाजे के मुताबिक में क्रूड रखते हैं कि क्या सर क्रूड जो होता है वो 5-7 दिन का होता है, और उसके बाद जो आपका जो ओएमसीज के पास रिफाइंड प्रोडक्ट होती है वो 20-21 दिन की होती है। तो कंबाइंड आप लाइसेंसिंग एंड कानून और इस गवर्नेंस रिजीम के मुताबिक उनको चला रहे हैं। हम इंडिया की तरह नहीं है कि 60-70 डॉलर मेरे पास, 60-70 दिन का रिजर्व मेरे पास अपने पेन की एक सिग्नेचर के साथ मैं उसको रिलीज कर सकता हूं। देयर इज नो स्टैटिस्टिक, एब्सोल्युटली नॉट। ये आज क्या कहते हैं, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये क्राइसिस के अंदर हमने रियल क्राइसिस है। ये वही चुटकी बजाने का बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास ऑयल रिजर्व है, लेकिन अगर 3 महीना ज्यादा ये वॉर खिंचाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया में। क्लियर है। अभी फिलहाल इंडिया पे कोई भी ऑयल बढ़ने का कोई प्रेशर है नहीं। क्लियर है। मैं आपको और आगे दिखाता हूं, इस जगह पर ये ऑयल का बात चल रहा है। क्लियर है।
तो इसके न्यूज में अगर कुछ भी आएगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करिए। आज का दूसरा न्यूज देखते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का ना वंस इन अ जनरेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। हम बहुत ही लकी हैं कि हम इस जनरेशन में हैं कि इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ 100% क्या कर दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। हमारा यूएस के साथ होने वाला था, लेकिन ट्रंप के नीतियों के कारण अब वो कितना दिन खिंचा गया है कोई नहीं जानता। क्लियर हो रहा है? आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है इंडिया न्यूजीलैंड FTA साइंड, ड्यूटी ऑन 100% इंडियन एक्सपोर्ट डाउन टू 0, टॉप पॉइंट टू नो अबाउट ट्रेड डील। ये जो ट्रेड डील है 27 अप्रैल को हुआ था। आप बोलेंगे सर 2 दिन लग गया, तो मेरे कुछ काम रहते हैं, कुछ पर्सनल, जैसे कल ही मैं बताया कि मेरा बेटा हमेशा आ जाता है दौड़ते दौड़ते, अब कोई घर पे रहता नहीं है तो मैं ही उसको देखता हूँ, तो वो आके पूरा से जो वीडियो बनाते रहते हैं, इतना चिल्लाता है, छोटा है अभी, इतना चिल्लाता है कि पूरा का पूरा फिर से वीडियो शूट करना पड़ जाता है। यहाँ पर क्या है, India and New Zealand on Monday signed an India Free Trade Agreement in the presence of Commerce and Industrial Minister Piyush Goyal and New Zealand Trade and Investment Minister Todd McLeay के द्वारा ये किया गया है। ठीक है ना? इसको बोला जा रहा है वंस इन अ जनरेशन। ये जनरेशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे भारत को क्या फायदा होगा? इससे भारत को ये फायदा होगा कि न्यूजीलैंड में हम बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी दे के हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तब फायदेमंद होगा ना जब भारत में स्किल्स जनरेट होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है ना, तो चाइना पूरे वर्ल्ड में बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है, तो उसका जो डेफिसिट है ना वो एकदम अच्छा रहता है। डेफिसिट बहुत कम है चाइना का, मतलब ना के बराबर है। लेकिन भारत में प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादा खरीदते हैं, बेचते कम है। जिस दिन हमारा स्किल्स सुधर जाएगा, जो व्यक्ति अपने स्किल्स पे ध्यान देगा ना, चाहे वो कोई सा भी स्किल्स हो, लेकिन अपने स्किल्स पे ध्यान देगा, वो चीज क्या है, वो देश को आगे ले जाएगा। सिर्फ इंडिया FTA साइन कर देगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? हमारे पास बहुत सारे और देश है जिससे हमने FTA साइन किया हुआ है। तो इंडिया न्यूजीलैंड आप देखेंगे तो ये पूरा है 2014 के बाद ना इंडिया का FTA बहुत बड़ा है। आप देखेंगे आसियान देश से, मॉरिशस से, UAE से, ऑस्ट्रेलिया से, ओमान से, न्यूजीलैंड से 2026 का है ये। ठीक है? EFTA 2025 का, UK से 2025 का, अभी हमारा इजराइल से, रशिया से, USA और भी बहुत सारे, जैसे साउथ अफ्रीका से तो हमारा फ्री ट्रेड हो ही गया है। ऐसे बहुत सारे देशों से हमारा नेगोशिएटिंग चल ही रहा है। क्लियर हो रहा है? जापान से होने वाला है, ये सब चल ही रहा है। पूरा ट्रेड एग्रीमेंट ये सब हो गई और बहुत जल्द ऐसा होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से भारत अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ा सकता है। क्लियर हो रहा है? तो ये ऐसे करके रहता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो वॉर चल रहा है US ईरान, आज का तीसरा न्यूज है US ईरान वॉर का। उसमें ईरान ने 3 कंडीशन रखे। मैंने पहले भी बताया था कि ईरान ने 7 मेन कंडीशन रखे थे युद्ध को खत्म करने का। फिर सब बातचीत हुआ, कुछ फैसला हुआ नहीं। पाकिस्तान में आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि पाकिस्तान बीच में बिचवैया बना हुआ है पैसा मिलने के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं भिखारी को। तो यहाँ पर क्या है, अब इस जगह पर ठीक है। तो ईरान के 3 कंडीशंस कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर है NPT, आप देख सकते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब है कि भाई हमारा किसी के साथ भी हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, हम अब एकदम फ्री हैं, ऐसे वाला ईरान का बोलने का है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट इज अ लेजिटमेट राइट, मतलब हम न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट करेंगे ये हमारा अधिकार है, हम करेंगे ही। और साथ में जो तीसरा कंडीशन है ना, वो पैसे के तो लेके है कि इजराइल और US हमको पैसा भी देंगे, साथ में हमारे जो पूरे जो ग्रुप है, जिसको पूरे यूनाइटेड नेशन एक टेरर ग्रुप मानता है, जैसा कि आपने हमास सुना है, हिजबुल्लाह सुना है, हुती सुना है, ये सब पे कोई अटैक नहीं करेगा, ये फ्री अपने से होकर काम करेंगे। तो ये ईरान ने ऐसी शर्ती रखी है ना कि US मानेगा ही नहीं। और US चलो मान भी जाता है ना, तो उसका एक देश है इजराइल, वो मानेगा ही नहीं। मेन मैंने आपको पहले भी कहा था, जब तक इजराइल नहीं आएगा, जब तक इजराइल और ईरान साथ में बैठ के बात नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी देश अभी शांति नहीं करवा सकता। US तो सिर्फ एक बिचवैया है। US को तो इजराइल ने बोला है अटैक करने, तो वो कर दे रहा है। आप बोलेंगे इजराइल का इतना इन्फ्लुएंस क्यों है? इजराइल का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में है। इतना छोटा सा देश है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में चलता है।
क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ईरान के ऑफर में जो मार्को रूबियो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो वॉर मिनिस्टर है, उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया, रूल आउट कर दिया न्यू ईरान ऑफर को एंड ऑफ वॉर। मतलब इनका कोई भी अभी मानने का फिराक में नहीं है ये। तो ये वॉर का अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। इजराइल लगातार लेबनान पे अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पे अटैक कर रहा है। तो ये सब चीजें चली रही, अभी कोई भी कहीं पे भी शांति कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना। और इसको होते होते 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, आप देख ही रहे हैं ये वॉर का, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कुछ भी और न्यूज आता है ना, इन 3 न्यूज के अलावा इसके बारे में और कोई भी न्यूज आता है ना, तो मैं उसको आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि ये कोई वीडियो है जो देखते लोग हैं मेरे वीडियो को बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करिए। मैं भी मेहनत करता हूँ, मेरे भी मेहनत को थोड़ा सराहिए। मैं न्यूज देता हूँ आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।